जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, ये खान सर का दूसरा सेट है। साथ ही साथ इसके साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि प्लेटफॉर्म का भी वॉल्यूम 1 का सेट चलाया जा रहा है, जो कि हमारे चैनल पे अपलोडेड है। उसमें 17 सेट ऑलरेडी करवाए जा चुके हैं और BSSC की जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि दोनों सेट अल्टरनेट करवाया जाएगा। इससे क्या होगा कि दोनों बुक आपको कवर हो जाएगी। अगर आप सारे वीडियोस को देखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर का भी और लेटेस्ट का भी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहां से भी देख सकते हैं और आप हमारे प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। इसका PDF आपको आराम से जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता में संबंधित नहीं था? ऑप्शन है रोम है, बालाकोट दिया हुआ है, लोथल है, कालीबंगा है। तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 रोम। अच्छा, रोम है क्या? तो रोम इटली की राजधानी है। दोस्तों ध्यान में रखेंगे, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी हम लोथल की बात कर ले तो लोथल क्या था? तो गुजरात में स्थित सबसे पहला बंदरगाह कह लीजिए या पतन कह लीजिए या डॉकयार्ड कह लीजिए, जो कि भोगवा नदी पर स्थित है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। कालीबंगा की बात कर ले तो कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? तो कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जबकि बालाकोट पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित है। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध परिषद की अगर हम बात कर ले तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वैशाली में। प्रथम बौद्ध संगति की बात कर ले या परिषद की बात कर ले तो कहाँ हुआ था? राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन यानी जम्मू कश्मीर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष पूछ रहा है आपसे कि कौन थे? अंग्रेज अध्यक्ष पूछ रहा है तो आप आंसर लगाएंगे जॉर्ज यूले। यूल नहीं, यूले होना चाहिए। एओ ह्यूम कभी नहीं लगाएंगे, इसलिए कि एओ ह्यूम जो थे वो 1885 में जो है दोस्तों कांग्रेस की स्थापना इन्होंने करी थी। लेकिन यहाँ पर आपसे अंग्रेज अध्यक्ष पूछ रहा है तो जॉर्ज यूले लगाएंगे। अगर आपसे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ देता तब आप बदरुद्दीन तैयबजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में श्वेत कमीशन किसे कहा गया? तो श्वेत कमीशन दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 साइमन कमीशन को कहा गया है। ध्यान में रखिएगा। इसमें इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी साइमन कमीशन की नियुक्ति या स्थापना की बात कर ले तो साइमन कमीशन की स्थापना जो है 8 नवंबर 1927 याद रखिएगा। स से साइमन, स से 27 याद रखेंगे। लेकिन इसका जो विरोध क्यों किया जा रहा था इंडिया में, इसका विरोध इसलिए किया जा रहा था कि इसमें 7 टोटल मेंबर्स थे, जिसमें सातों के सातों जो है अधिकारी वो अंग्रेज थे, एक भी उसमें भारतीय नहीं थे। इसके वजह से इस कमीशन को जो है श्वेत कमीशन कहा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है कि ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना करने के लिए पहल की थी? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड रिपन ने। ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड रिपन के ही टाइम में जो है 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कौन सा बार बार पूछता ही क्वेश्चन है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है दोस्तों समाप्त किया गया था। कब? 1882 में। किसके टाइम में? लॉर्ड रिपन के टाइम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 बांग्लादेश, अमार सोनार बांग्ला। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि विलियम बेंटिंग के द्वारा निम्नलिखित में से किस सुधार का उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो ठगों का दमन तो हुआ था, बिल्कुल सही है। सती प्रथा का अंत भी हुआ था। इसमें दास्ता का अंत इनके टाइम में यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम में नहीं हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर कहता है कि इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? ध्यान में रखिएगा कि दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला था? तो 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी तक, यानी लगभग 6 वर्षों तक चला था। जिसके बाद जो है दोस्तों पूरा विश्व 2 भागों में बट गया, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। तो आपसे पूछा हुआ कि कौन सा जो है दोस्तों धर्म धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे 8 का ऑप्शन नंबर 3
चाइना जो है वो धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था। बाकी जापान, जर्मनी और इटली ये तीनों के तीनों जो है धुरी राष्ट्र के सदस्य थे। अगला प्रश्न देखेंगे, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 स्वामी विवेकानंद ने। कब हुआ था? 1893 में। तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दोस्तों। 10वां प्रश्न कहता है कि डैश को संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? यानी संविधान सभा के उपाध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे हरिंदर कुमार मुखर्जी यानी एच.सी. मुखर्जी को। किसके द्वारा, किसको चुना गया था? एच.जी. मुखर्जी को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि किसको भारत का संविधान का वास्तुकार माना जाता है? 11 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 12वां प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया को काफी हद तक यानी डैश किसके संविधान के द्वारा प्रभावित है? यानी समझ लीजिए कि जितने भी क्वालिटी लिए गए हैं वो सबसे अधिक किस देश से लिया गया है? तो 12 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा सबसे अधिक प्रभावित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ध्यान में रखेंगे मुफ्त शिक्षा का अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार भी शामिल किया गया है। जब आप आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आप पढ़ेंगे तो आपको आर्टिकल लगभग 41 में मिल जाएगा आपको कि शिक्षा का अधिकार जो है दोस्तों जिक्र किया गया है। ग्राम पंचायत का भी चर्चा किया गया है आर्टिकल कितना में? ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में। विश्व शांति का प्रचार भी सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर 1 धार्मिक का अधिकार जो है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है 14 नंबर क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो ध्यान में रखेंगे 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 काम करने का अधिकार जो है दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 25 वर्ष। ठीक है, जबकि लोकसभा सदस्य के लिए भी 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष की आयु की जरूरत होती है। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 16 का करेक्ट आंसर लगाएंगे कि लोकसभा का पहला सत्र या पहला अधिवेशन 17 अप्रैल कब? 17 अप्रैल 1952 को जो है आयोजित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, नगर निगम का अध्यक्ष कौन है? तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 महापौर होता है। अगला प्रश्न है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4 मीरा कुमार थी। कब? 2009 से लेकर के 2014 तक। इनका काल क्या रहा था? 2009 से लेकर के 2014 तक। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। फेमस क्वेश्चन है, VVI कर लीजिएगा, किसी न किसी एग्जाम में छपेगा। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है दोस्तों भारतीय संविधान के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष तक कर दिया गया। कब? 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। अगला प्रश्न है कि अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूर्णन दिशा क्या है? तो पृथ्वी जो है कैसे घूमती है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? ध्यान से देखेंगे। कहता है कि प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो नोट कर लीजिएगा पहले कि मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो मालदीव की राजधानी जो है दोस्तों माले है, जबकि मंगोलिया का उलान बटोर। मलेशिया का कहाँ है दोस्तों? तो कुआलालंपुर। मलेशिया का कहाँ है दोस्तों? कुआलालंपुर। बचिया क्या? आंसर ऑप्शन नंबर 4 उत्तर कोरिया का राजधानी कहाँ है? प्योंगयांग है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की ओजोन परत निम्नलिखित में से किससे मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर देखेंगे प्रश्न कहता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। 24वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 24वां प्रश्न कहता है कि भारतीय हिमालय क्या दोस्तों ध्यान में रखेंगे 24 नंबर क्या कहता है कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारतीय हिमालय की जिक्र कर रहा है, तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 कंचनजंगा। जबकि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करता तो आप क्या लगा देते हैं? माउंट एवरेस्ट लगा देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? करेक्ट आंसर लगाएंगे ये महाराष्ट्र के
त्र्यंबकेश्वर से जो है दोस्तों ये निकलती है। कहां से? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है। अगर इसकी हम कुछ सहायक नदियों की बात कर लेंगे तो फेमस सहायक नदी कौन सी है? तो बेनगंगा, नोट कर लीजिएगा, बेनगंगा, पेनगंगा, मंजूरी, ठीक है, मंजूला, ये सब, ठीक है। और मंजरी भी जो है दोस्तों इसकी, मंजरी, सबरी, ये सब इत्यादि बात कर ले तो ये सब सारे के सारे गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 26 नंबर, क्या कहता है? 26 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, 26 नंबर प्रश्न कहता है कि कृष्णा नदी के जल विवाद से संबंधित राज्य कौन कौन है? तो कृष्णा नदी तो निकलती कहां से है? तो पहले आप देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन क्या किया हुआ है, ये महाराष्ट्र से निकलती है। तो कृष्णा नदी का जो है विवादित राज्य कौन कौन है? तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, सॉरी 26 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। क्या है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अगर यही आपसे कावेरी नदी पूछ देता कि कावेरी नदी का जो है वो विवाद, जल विवाद किसके किन किन राज्यों के बीच में है, तो मैंने आपको कई बार अपने सेट में बताया है कि कावेरी नदी का जल विवाद जो है जो तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करती है वो कौन सा है? तो कारक की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, पृथ्वी की परिभ्रमण के गति के कारण जो है जलवायु कभी भी प्रभावित नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी को और भी क्या नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को जो दोस्तों रेगूर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। जबकि बांगर आपका दिमाग में आता होगा तो बांगर और खादर ये जलोढ़ मिट्टी के 2 नाम हैं। अगला प्रश्न है कि अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, फसल प्रत्यावर्तन के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, कहते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो सिक्किम राज्य की सबसे कम जनसंख्या है। अगला प्रश्न है कि किस अर्थशास्त्र ने किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है, यानी स्टेटमेंट किसने दिया था? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, एडम स्मिथ ने। अगर एडम स्मिथ का चर्चा आया है तो इनका जो प्रथम पुस्तक था वो कौन था? तो एडम स्मिथ का प्रथम पुस्तक देख लेंगे दोस्तों, कौन था? द थ्योरी, नोट कर लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट इनका प्रथम बुक था। और एक और फेमस बुक था दोस्तों जो कि आपको एग्जाम में कई बार पूछा है, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, नोट कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? 32वां प्रश्न है दोस्तों, 32वां प्रश्न कहता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो ऑप्शन दिया हुआ है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से, बिल्कुल सही है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समझ से, यानी दोनों के दोनों आंसर सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों। प्रश्न है कि दुधवा नेशनल पार्क कहां है? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था? 34 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, गार्डन सिटी के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1, एवेंजर हार्वर्ड ने। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस क्या है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिवस को मनाया जाता है? तो 35 का करेक्ट आंसर लगाएंगे 1965 में। क्या है? 1965 में यूनेस्को ने 8 सितंबर, कब है? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को घोषित किया, जबकि इसको पहली बार 1966 में जो दोस्तों मनाया गया था। ठीक है, घोषित हुआ 1965 में, मनाया गया 1966 में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 8 सितंबर। अगला प्रश्न है 36 नंबर, क्या कहता है कि डैश एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद मनाया जाता है। तो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कुंभ मेला, तो इसको तो सबसे पहले आप रिजेक्ट कीजिए, क्योंकि कुंभ मेला जो है दोस्तों प्रत्येक 12 वर्षों पे लगता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर 2, नौचंदी मेला। अगला प्रश्न है कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर लगाएंगे, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर 2, हरगोविंद खुराना ने। अगला प्रश्न है 38 नंबर, क्या कहता है? 38 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो श्वेत रक्त कणिका का जो दोस्तों ये संक्रमण से लड़ना इनका मुख्य कार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 38 का क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी यानी उत्तक को क्या कहा जाता है? ध्यान में रखिएगा, पानी से आप भूल सकते हैं, जल याद रखिए ना, क्या दिक्कत है? तो जल जो है, जल को प्रसंचरण करेगा, परिवहन करेगा। तो जल फॉर जाइलम और फूड यानी खाना का बात करता है तो फूड फॉर फ्लोएम।
जल से पानी को जो है परिवहन करेगा जाइलम, जबकि फूड को परिवहन करेगा फ्लोएम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अम्लीय जठर रस पूछ रहा है, तो आप आंसर लगाएंगे अग्नाशय नहीं, बल्कि जो ऑप्शन नंबर 4 अमाशय। अग्नाशय से तो इंसुलिन स्रावित होता है। क्या होता है? अग्नाशय से केवल मतलब इंसुलिन स्रावित होता है। वैसे भी अग्नाशय जो है दोस्तों केवल पेनक्रिएटिक एंजाइम को ही रिलीज करता है। किसको? नोट कर लीजिएगा, पेनक्रिएटिक एंजाइम को यह रिलीज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? यह रिपीट करिएगा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 इसका संक्रमण तत्वों से लड़ना, संक्रमण से लड़ना। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वृक्क जो है किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? तो जब वृक्क की बात कर ले तो आप आंसर लगाएंगे नेफ्रॉन्स। क्या दोस्तों? नेफ्रॉन से। जबकि यकृत की बात कर ले तो आप न्यूरॉन से लगाएंगे। ठीक है, यकृत की बात कर ले दोस्तों, सॉरी तंत्रिका की बात कर ले तो आप तंत्रिका की बात कर ले तो आप वहां पे न्यूरॉन्स लगाएंगे, तंत्रिका न्यूरॉन्स। जबकि ब्रिक जो है दोस्तों किससे? नेफ्रॉन्स से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि घेंघा की कमी जो है किसके कमी के कारण से होता है? तो आयोडीन लगाइए। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 देखेंगे, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? अभी अभी तो मैंने बताया अग्नाशय, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 45। देखिए दोस्तों क्या कहता है, 45वां प्रश्न कहता है दोस्तों, 45वां प्रश्न कहता है कि एड्स क्या है? तो एड्स जो है एक घातक मृत्यु रोग है। यह आंख को संक्रमण नहीं करता है, एड्स औषधि नहीं है, यह कैंसर का प्रकार नहीं, बल्कि क्या है? यह घातक मृत्यु रोग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल जो है वो क्या है? तो नीलहरित शैवाल जो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ये स्वपोषी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? कि मैंने कभी भी बताया है, कहते हैं दूध शर्करा जो है किसको कहते हैं? मैंने आपको एक बार नहीं 1000 बार बताया कि जब भी दुग्ध का, दही का, पनीर का बात आए या किसी जीवाणु का बात आए तो जहां लैक्टो वर्ड दिखाई दे ना तो आप उसको लगा करके निकलिए, कभी भी गलती नहीं हो जाएगा। तो दुग्ध शर्करा को क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं। अच्छा, दूध की शुद्धता मापने के लिए क्या कहते हैं? तो देख लीजिए कैसे मैं आपको बता रहा हूं, लैक्टोमीटर। ठीक है, क्या है? लैक्टोमीटर। अच्छा, एक दही में जो है एक जीवाणु पाया जाता है जो कि हमारे लिए फायदेमंद होता है। उस जीवाणु का नाम क्या है? तो उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो मैंने लैक्टो वर्ड बताया, ये आपके लिए फेमस है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। एक टॉफी भी आता था लैक्टोमीटर। ठीक है, क्या था इसका? लैक्टो कुछ इस तरह से करके, लैक्टोमीटर या इस तरह से कुछ करके जो है जनरली जो है दूध से ही बना होता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है दोस्तों वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश मात्रा है? तो प्रतिबल जो है सदिश मात्रा है, बाकी दबाव, ऊर्जा और कार्य ये दोनों अदिश मात्रा है। अगला प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर में क्या होता है? तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है? तो 10⁻⁻⁹ मीटर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो 51 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन के गति का पहला नियम। इसलिए कि न्यूटन के गति के पहला नियम से क्या मिलता है? तो न्यूटन के गति के पहले नियम से जो है दोस्तों ये बल के गति के परिभाषा मिलता है, जबकि दूसरे नियम से F = ma मिलता है। ठीक है, सूत्र मिलता है। और तीसरा क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है कि आकाश में उड़ते हुए पक्षी में क्या होता है? तो ध्यान में रखेंगे आकाश में उड़ते हुए पक्षी में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सा गैस का अवशोषण करते हैं? करेक्ट आंसर लगाएंगे, यानी कौन सा गैस लेता है पौधा? तो ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो है दोस्तों ये एक्सेप्ट करता है, जबकि ऑक्सीजन को ये रिलीज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है ध्वनि सबसे तेज कहां संचरण करती है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ठोस में जो है दोस्तों ध्वनि सबसे अधिक संचरण करती है। अगर हम आपसे पूछ दें कि ध्वनि किस प्रकार का तरंग है तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसा तरंग है दोस्तों? अनुदैर्घ्य तरंग है। कई बार आपको एग्जाम में पूछता है। जबकि प्रकाश अगर पूछे तो आप लगाएंगे अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता, कब? अच्छा, सौर के लिए क्या चाहिए? हमको लाइट चाहिए होगा। तो ये सब तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 बादल छाए हुए दिन पर जो है कभी भी सौर हीटर काम ही नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56
कहता है कि आपतन कोण का कोण इनके बीच का कोण है, किनके बीच में, तो ध्यान में रखिएगा कुछ इस तरह से एंगल बना होता है। आपतन कोण आप क्या जानते हैं कि आपतन कोण और अभिलंब के बीच में जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम आपतन कोण कहते हैं, जबकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो बनता है उसको हम परावर्तन किरण बोलते हैं, तो इसका परावर्तन कोण बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर 3, सतह पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है 57 नंबर, क्या कहता है, कहता है कि एमसीबी जो कि घर में लगा होता है लघु पतन के मामले में वैद्युत की पूर्ति को काट देता है, यह किस पे काम करता है, तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, यह धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। अगला प्रश्न है कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है, करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है। 59 देखेंगे, निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है दोस्तों, तो 59 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, ये विस्फोटक का काम करता है। ध्यान में रखिएगा कि नाइट्रोग्लिसरीन जो है एक विस्फोटक तरल है। क्या है ये? विस्फोटक तरल है, जिसे पहली बार 1846 में, कब है दोस्तों, 1846 में नाइट्रिक एवं सल्फ्यूरिक एसिड को यानी H2SO4 को जो है के मिश्रण से ग्लिसरॉल का उपचार करके बनाया गया था। इसको बनाया किसने था, तो अल्फ्रेड नोबल ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियन का मान होता है, तो न्यूक्लियन में क्या होता है, तो P+ में N यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि 61 नंबर देखेंगे, कहता है कि जलीय यानी NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न होता है, कैसा, करेक्ट आंसर लगाएंगे क्षारता। अगला प्रश्न है 62 नंबर देखिएगा, कहता है कि नाइट्रोजन गैस अणु में किस प्रकार का आबंध होता है, करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, त्रिसहसंयोजी आबंध इसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और सफेद पाउडर में परावर्तित होता है, इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो 63 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64वां प्रश्न देखेंगे, 64वां प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि ऑक्सीकरण के लिए, हाँ ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऑक्सीकरण के लिए क्या प्रश्न है, माफ कीजिएगा, हाँ क्या प्रश्न है कि ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है, तो 64 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, विद्युत धनी तत्व का निकलना जो है वो ऑक्सीकरण के लिए ये सही प्रक्रम है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65, क्या कहता है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो आयरन मौजूद होता है, क्रोमियम और निकेल से मिलकर के स्टेनलेस स्टील बनता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टंगस्टन जो है स्टेनलेस स्टील में मौजूद नहीं होता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 के बाद 66वां प्रश्न क्या कहता है, 66वां प्रश्न कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न कौन सी ऊर्जा, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय रिएक्टर में ऑप्शन नंबर 1, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य की सीमाएं जो है कितने राज्यों से घिरी हुई है, तो 3 राज्यों से, कौन कौन, यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, कहता है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर पश्चिम राज्य में सबसे अधिक जो है ये वाला राज्य यानी उत्तर पश्चिम वाला राज्य जो है वो कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 69 नंबर, क्या कहता है, कहता है कि BPCL ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है, तो करेक्ट आंसर लगाएंगे, इसका टारगेट है 2040 तक। अगला प्रश्न है कि बांद्रा सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, करेक्ट आंसर लगाएंगे 70 का ऑप्शन नंबर 2, वीर सावरकर के नाम पर जो है दोस्तों बांद्रा वर्सोवा के समुद्री जल का नाम, पुल का नाम रखा जाएगा। अगला प्रश्न 71 नंबर क्या कहता है, कहता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया, तो ध्यान में रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको आप MBT भी कहते हैं, क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक इल्तुतमिश के बाद दूसरा सुल्तान था जिसने खलीफा से जो है दोस्तों मान्यता प्राप्त की। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक भी अलाउद्दीन के खिलजी की तरह साम्राज्यवादी ही था, साथ ही साथ दिल्ली के सुल्तानों में सबसे बड़ा अगर राज्य का विस्तार किया है तो वो कौन था, तो ध्यान में रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो घाटप्रभा, मूसी और तुंगभद्रा, ये तीनों की तीनों नदी जो है कृष्णा के सहायक नदी हैं, जबकि मंजीरा जो कि मैंने बताया था ये किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की ये सहायक नदी है। ध्यान में रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, नर्मदा नदी पर जो है दोस्तों धुआंधार जलप्रपात है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74, क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, रेयॉन जो है वो मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, गेहूं खरीफ नहीं बल्कि रबी फसल है। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो 76 का पहले पॉइंट देख लेंगे कि देवेंद्र नाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर होगा। देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में, कहां नोट कर लीजिएगा, कलकत्ता में जो है दोस्तों 6 अक्टूबर 1839 को, कब? 6 अक्टूबर 1839 को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। बाद में इन्हें इसे 1859 ईस्वी में जो है दोस्तों तत्वबोधिनी सभा का विलय ब्राह्मण समाज में कर दिया गया था। ध्यान में रखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 77, कहता है कि भारत को के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1, कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में है। कहां है? गुजरात में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसके स्मृति में मनाया गया जाता है? तो ध्यान में रखेंगे पोखरण 2, यानी पोखरण का सेकेंड टेस्ट जब हुआ था तो इसकी, यानी कब हुआ था पोखरण का सेकेंड टेस्ट दोस्तों? तो 1978 का क्या था? 11 मई, कब हुआ था? 11 मई 1998 को। ध्यान में रखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? तो ध्यान में रखेंगे 79 का क्वेश्चन जो है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि आयोग की जो सिफारिशों एवं राज्यों के परामर्श पर, क्या मैंने कहा? ऑप्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2007 में। पहले पॉइंट सुन लीजिए, राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों एवं राज्यों के परामर्श पर सरकार के द्वारा 6 अगस्त, कब? 6 अगस्त 2007 को राष्ट्रीय कृषि नीति को जो है दोस्तों 2007 को मंजूरी दी गई थी। ध्यान में रखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न भागों में अधीक्षक के रूप में उल्लेखित किया था? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, कौटिल्य। किसने? कौटिल्य ने, जिसको आप चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात कर लें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है 15 भागों में, कितने भागों में? 15 भागों में और 180 उपभागों में विभाजित था। कितने? 15 भाग और 180 उपभाग में विभाजित था, जिसमें लगभग 6000, कितने? 6000 के करीब श्लोक हैं। ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा है कि अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का कितने भागों में विभाजित था? तो करेक्ट आंसर लगाते हैं 15 भाग में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी? इसका ऑप्शन हम देख लेंगे पहले 81 का। क्या ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों? ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है एडम स्मिथ, डॉक्टर फिलिप कोटलर एंड डॉक्टर किगेन एलन, डॉक्टर मिनार्ड किनेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जॉन मिनार्ड किनेंस ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम 82 देख लेंगे। 82 कहता है कि महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, रॉलेट एक्ट के विरोध में जो दोस्तों ये इन्होंने अनुरोध किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, 83 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान या लघु संविधान भी आपको देखने को कहीं कहीं मिलेगा के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों को लागू किया गया था? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है कि 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किससे लाभान्वित करना है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। अगला प्रश्न है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर लगाएंगे 84 का ऑप्शन 1 हो गया, सही है दोस्तों। 85वां प्रश्न देखेंगे,
और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, कहता है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 बीबी गिरी, जिसको बराह गिरी वेंकट गिरी के भी नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल से आप कंटिन्यू बने रहें। अगला सेट मैं प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 18 लेकर के आऊँगा। तब तक आप वीडियो को देखें, क्वेश्चन से अपडेट रहिए। वीडियो का पे जो है हमारे चैनल पे आपको करंट अफेयर का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है और एडिटोरिया का भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है। करंट अफेयर का जो कि अभी नया बुक आया है, आप सभी वीडियो उसको देखिए, आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो हम कल लेकर के आएंगे।